Hello students, I am Dr. Anita Pandey from Sri Shankaracharya Mahavidyalaya Junani Bhilai, and today I am going to uh, discuss on financial management. So let's see what is financial management. Actually, financial management means planning, organizing, directing and controlling the financial activities such as procurement and utilization of funds of the enterprise. ये जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, ये मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, मेजर फंक्शंस हैं, और ये किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। ठीक है, तो हम आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी सिर्फ फाइनेंस की बात करेंगे। इट मीन्स अप्लाइंग जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एनी एंटरप्राइज। सो स्कोप क्या क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट इसमें देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस? कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है पैसा? अगर एक बिजनेस प्राइस है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, मतलब कि फिक्स्ड कैपिटल को कैसे, फिक्स्ड एसेट्स जो होती हैं, जिसको यहाँ पर आता है ये कैपिटल बजटिंग में। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स पे किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो होते हैं इन्वेस्टमेंट के जो करंट एसेट के लिए किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। तो वर्किंग कैपिटल डिसीजंस करंट एसेट्स का रहता है, और फिक्स्ड एसेट्स को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ये सब इस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में आता है। देन फाइनेंशियल डिसीजंस, दे आर रिलेटेड टू रेजिंग द फाइनेंस फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। कहाँ से, किन किन रिसोर्सेज से हम फाइनेंस को इकट्ठा कर सकते हैं, मनी को इकट्ठा कर सकते हैं, which will depend upon decision on types of sources, period of financing, cost of financing and returns thereby। मीन्स कि जैसे फाइनेंशियल डिसीजन में ये होता है कि मान लीजिए एक कंपनी को रिक्वायरमेंट है या उसको कैपिटल चाहिए, तो वो एक पर्टिकुलर समय में शेयर्स इशू करेगी या डिवेंचर्स इशू करेगी, या फिर वो कहीं से लोन लेगी, और वो लोन लेने का लॉन्ग टर्म लोन होगा कि शॉर्ट टर्म लोन होगा, ये सब उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है। देन डिविडेंड डिसीजंस, आपको जैसा कि जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो ये डिसीजन लेता है कि डिविडेंड को कितना कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए। तो डिविडेंड कहाँ से मिलता है? सिर्फ प्रॉफिट से ही होता है। तो जो नेट प्रॉफिट होता है उसके बेस पे डिविडेंड का डिक्लेरेशन होता है, और डिविडेंड किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर्स को, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो जितना भी उनका कैपिटल होता है उस रेशियो में उनको ओनरशिप मिलती है। तो वो अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, अपना पैसा लगाया है, तो उनको उसके बदले में क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। और डिविडेंड हमेशा कहाँ से दिया जाता है? प्रॉफिट से ही दिया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है जो डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर्स को ये डिसाइड करने में डिविडेंड डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो ये डिसाइड करता है कि डिविडेंड से रिलेटेड वो डिसीजन लेता है। और दूसरा है रिटेन प्रॉफिट्स, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद में जो प्रॉफिट रिटेन प्रॉफिट्स होते हैं उसको कहाँ पे लगाना है? एक्सपेंशन करना है या डाइवर्सिफिकेशन करना है? डाइवर्सिफिकेशन प्लान ऑफ एंटरप्राइजेस। एक्सपेंशन मीन्स उस बिजनेस को बढ़ाना, ठीक है, और बड़ा करना। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा स्कूल है जहाँ पर 1 to 8 तक ही क्लासेस लगती हैं। अब उसका अगर एक्सपेंशन करेंगे तो वो 8 to 12 भी उसको वहाँ पर और बड़ी क्लासेस जो हायर एजुकेशन के लिए स्कूल में ही जाएंगे, तो वहाँ पर 12 तक अगर हम उसको क्लासेस और परमिशन लेकर ओपन करता कोई इंस्टीट्यूशन, तो उसको बोलेंगे एक्सपेंशन। एंड डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि उसके साथ साथ जो एक जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ किसी और फील्ड में जाना। जैसे मान लीजिए कि कोई सोप बनाने वाली कंपनी है, वो कंपनी सोप बना रही थी, लेकिन रिटेन प्रॉफिट के बेस पे वो क्या करती है, वो ये सोचती है कि अब हम शैम्पू भी बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे डाइवर्सिफिकेशन, मतलब वो एक प्रोडक्ट जो बना रहे थे उस प्रोडक्ट के अलावा किसी और प्रोडक्ट में भी वो जाना चाह रहे हैं। नाउ
लेट्स सी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जनरली जो कंसर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज जनरली कंसर्न विथ procurement, allocation and control of financial resources of a concern। एलोकेशन मतलब कहाँ कहाँ एलोकेट किया जाता है कि कितना एट ए टाइम कितना परचेज किया जाएगा, कितना स्टॉक है, कितना सैलरी वेजेस पे, इस तरह से जो भी उनका जो पूरा उनके पास जो मनी होता है उसको किस तरह से उसका उसको डिवाइड किया जाता है कि किस किस फील्ड में उसको कितना कितना पैसा वहाँ पे लगाना होगा और कंट्रोल करना। क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है। अगर आपके पास ज़्यादा फाइनेंस है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, मिस यूज हो सकता है। तो मिस यूज नहीं करना है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का सही ढंग से इस्तेमाल करना है और उसके लिए ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसको सपोर्ट करता है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स यही हैं कि इंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड टू कंसर्न। ऐसा ना हो जाए कि एक समय है कि बहुत सप्लाई है फंड की और एक समय ऐसा आ जा रहा है कि सप्लाई ही नहीं है, तो आपका वर्क जो है वो रुक गया है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। सेकंड, टू इंश्योर एडिक्वेट रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स। मतलब शेयर होल्डर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको रिटर्न मिलना चाहिए। और रिटर्न किस रूप में है, डिविडेंड के रूप में है, तो उनको डिविडेंड हर साल मिलता रहे। मैंने जैसे पहले बताया कि डिविडेंड किसके ऊपर बेस्ड रहता है, प्रॉफिट के ऊपर। तो ऐसा ना हो जाए कि किसी साल बहुत प्रॉफिट हो गया और किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ और किसी साल लॉस हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, डिविडेंड में फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। उससे कंपनी का जो इमेज है वो अच्छा नहीं होता है। तो शेयर होल्डर्स विच विल डिपेंड अपॉन द अर्निंग कैपेसिटी और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जो है हमेशा बढ़ने चाहिए। मार्केट प्राइस जैसे मान लीजिए कि कंपनी जब शेयर इशू किया था तो 10 रुपीज़ का एक शेयर था और उसका मार्केट प्राइस कंपनी का जो प्रॉफिट है या जो कंपनी अर्न कर रही है नेम फेम, उसकी वजह से शेयर्स का मार्केट प्राइस किसी समय वो 10 रुपए का शेयर 100 रुपए का भी हो सकता है। तो ये इसके ऊपर ये एक ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। थर्ड इज टू इंश्योर ऑप्टिमम फंड यूटिलाइजेशन। फंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। वंस द फंड आर प्रोक्योर्ड दे शुड बी यूटिलाइज इन मैक्सिमम पॉसिबल वे एट लीस्ट कॉस्ट। ये चीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टू इंश्योर सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी कर रही है तो या इंस्टीट्यूशन कर रहा है तो उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना, ये भी कहाँ पर उसको इन्वेस्ट किया जाए, फंड को कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए कि वो सेफ भी रहे और उनसे हमेशा कंटिन्यूअस हमको रिटर्न मिलता रहे। ठीक है। नेक्स्ट इज टू प्लान ए साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए एंड देयर शुड बी ए साउंड एंड फेयर composition of capital so that a balance is maintained between debt and equity capital। debt and equity capital इसका जो रेशियो होता है वो स्टैंडर्ड रेशियो जो है 2:1 का है। नेक्स्ट लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या होते हैं फंक्शंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। फर्स्ट वन इज एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब फाइनेंस को मैनेज करना है तो सबसे पहले एस्टिमेशन करना पड़ता है कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। ए फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू मेक एस्टिमेशन which regards to capital requirement of the company and this is depend upon expected cost and profit। ये किसके ऊपर, जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड फ्यूचर प्रोग्राम्स पर डिपेंड करता है। और कंपनी की पॉलिसीज जो हैं या कंसर्न की पॉलिसी जो है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। और एस्टिमेशन हैव टू बी मेड इन एन एडिक्वेट मैनर विच इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ इंटरप्राइज। अर्निंग कैपेसिटी हमेशा इंक्रीज होनी चाहिए तभी, और तभी एस्टिमेशन जो होता है वो परफेक्ट बैठता है। ऐसा एस्टिमेशन किया जाना चाहिए कि अर्निंग कैपेसिटी हमेशा एंटरप्राइज की इंक्रीज होती रहे। एंड सेकंड इज डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल
कंपोजिशंस, कैपिटल कंपोजिशंस का डिटर्मिनेशन करना है कि कैसी कैपिटल कंपोजिशंस होगी, शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म होगा, और डेट इक्विटी एनालिसिस किया जाएगा। एंड दिस विल डिपेंड अपॉन द प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी कैपिटल of a company is possessing and additional funds कहाँ से आ सकते हैं, which have to be raised from outside parties मतलब अगर शेयर्स भी इशू करते हैं तो वो आउटसाइड पार्टी से होता है, डिवेंचर्स इशू करने पर भी आउटसाइड पार्टी से ही मिलता है। तो इस तरह से ये डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कंपोजिशन ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। थर्ड इज चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड क्या क्या हो सकते हैं, वेदर इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, लोन्स टू बी टेकन फ्रॉम बैंक्स और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि कहाँ पर इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, अगर लोन लिया जाए तो किसका इंटरेस्ट रेट लो है वहाँ से हम बोरो करें। एंड नेक्स्ट है थर्ड इज पब्लिक डिपॉजिट्स टू बी टेकन टू बी ड्रॉन लाइक इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स आते हैं समय समय पर, पब्लिक डिपॉजिट्स या फिर जैसे पोस्ट ऑफिस की भी कुछ रहती हैं योजनाएं, वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया जा सकता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें जो कि सेफ हो और हमेशा कंटिन्यूएशन में हमको रिटर्न मिलता रहे, उस कंसर्न को, उस इंस्टीट्यूशन को रिटर्न मिलता रहे। फोर्थ इज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड अगर एलोकेशन, फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि कैसे वो एलोकेट कर रहा है फंड को इनटू प्रॉफिटेबल वेंचर, सो दैट देयर इज सेफ्टी ऑन प्रॉफिटेबल वेंचर में सेफ्टी भी होनी चाहिए और रेगुलर रिटर्न भी होना चाहिए। फिफ्थ इज डिस्पोजल ऑफ सरप्लस अगर है, सरप्लस मीन्स कि सारी जो एक्टिविटीज हैं वो या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है या ऑफिस एक्सपेंसेस हैं या सारी जो आपकी अर्निंग है और उसमें जितना एक्सपेंडिचर किया गया उसके बाद जो बचता है नेट प्रॉफिट, उसमें से हम क्या डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। देन रिटेन प्रॉफिट्स, दो चीज होता है, डिविडेंड पूरा का पूरा प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में नहीं हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इट इंक्लूड सिर्फ ओनली आइडेंटिफाइंग द रेट ऑफ डिविडेंड्स एंड अदर बेनिफिट्स लाइक बोनस दिया जाता है। जो प्रोडक्शन जहाँ पर होता है वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को साल भर में स्पेशली जैसे दिवाली के समय आपने सुना होगा जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो बोनस देती हैं, मतलब जो मेन फेस्टिवल होता है उस समय बोनस दिया जाता है ताकि लोग उसको अच्छे ढंग से अपना फेस्टिवल वो सेलिब्रेट कर सकें और खर्च कर सकें। एंड जो रिटेन प्रॉफिट होता है उसको डिसाइड किया जाता है कि उसको कहाँ पर लगाया जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ दैट कंसर्न उसमें लगाया जाएगा, उसको बड़ा किया जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर इनोवेशन डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स ऑफ द कंपनी, इनोवेशन कुछ नया करना। जैसे मैं कॉस्मेटिक्स के फील्ड में देखें तो जैसे इसमें इनोवेशन में ये था कि फेयर एंड लवली पहले आता था फेयरनेस क्रीम, है ना, लेकिन अभी उसको इनोवेशन किया गया है क्योंकि उसका नाम फिर चेंज कर दिया गया, उसके जो उसके अंदर जिस चीज़ से भी वो बनता होगा उसको भी थोड़ा और बेटरमेंट के लिए प्रयास किया गया और उसका नाम चेंज कर दिया गया। तो ये सब इनोवेशनल है कि लोग क्या चाहते हैं मार्केट में, जो कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड के अकॉर्डिंगली इनोवेशन किया जाता है। एंड डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स ऑफ द कंपनी, तो कहाँ पे डाइवर्ट होना चाहती है कंपनी अपने बिजनेस को, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा आपके आसपास की कंपनियां हैं जो कि डाइवर्सिफिकेशन करती हैं और एक प्रोडक्ट वो बनाते रहती है उसके साथ वो दूसरा प्रोडक्ट बनाने लगती है, तो ये है डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ कैश बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी, और फाइनेंस मैनेजर इनको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि कैश मैनेजमेंट कैसा होगा। कैश इज रिक्वायर्ड फॉर मेनी पर्पस लाइक पेमेंट ऑफ वेजेस, payment of salaries, payment of electricity bills, water bills, payment to creditors, and meeting current liabilities, maintenance of enough stock, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों में अगर क्रेडिट
नहीं, कैश की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। परचेस, क्रेडिट परचेस भी हो सकता है, लेकिन अगर कहीं कैश देना हो तो कैश का मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, कैश होना चाहिए उतना। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल कंट्रोल। तो फाइनेंशियल कंट्रोल में क्या होता है, फाइनेंस मैनेजर का एक बहुत बड़ा काम होता है कि, और द फाइनेंशियल मैनेजर हैज नॉट ओनली टू प्लान, procure and utilize the fund, but also has to exercise control over finance। फाइनेंस में कंट्रोल होना चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, मिस यूज नहीं होना चाहिए उसका। एंड दिस कैन बी डन थ्रू मेनी टेक्निक्स, और यही टेक्निक्स हम आगे पढ़ेंगे। रेशियो एनालिसिस होता है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग होता है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, प्रॉफिट कंट्रोल, ये सब रेशियो एनालिसिस से आपको पता चलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी कंपनी में जो करंट रेशियो है उसको कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और उसका जो स्टैंडर्ड होता है, करंट एसेट्स मतलब करंट एसेट्स कम से कम 2:1 का रेशियो होता है इनमें, कि करंट एसेट अगर 20,000 है तो करंट लायबिलिटीज 10,000 होगी, तभी वो स्टैंडर्ड रेशियो माना जाएगा। अगर यहाँ पर रेशियो में कुछ गड़बड़ होती है तो फाइनेंस मैनेजर ये जरूर देखते हैं कि कहाँ पर ये रेशियो स्टैंडर्ड रेशियो को नहीं छू रहा है या उससे कम है, और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। Next topic is profit and wealth maximization. So question is, what is profit maximization? Profit maximization is the process by which a business arranges its prices and cost structure to achieve the highest possible profit। possible profit हर, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का जो सेंट्रल गोल होता है या जो मेजर गोल होता है वो यही होता है कि इंक्रीज इट्स प्रॉफिट्स, है ना। किसी भी तरह से अर्निंग, जो जो प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न्स होते हैं उनको, हर उनका जो मेन गोल है वो यही है कि इंक्रीज करें वो अपने प्रॉफिट को, है ना। और प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करेंगे, थ्रोट कट कंपटीशन में हम ये तो नहीं कर सकते कि अगर मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है जो सोप बनाती है, अनदर कंपनी भी सोप बनाती है, और उनकी दोनों की जो क्वालिटी है सोप की वो सिमिलर ही है ना। बस उसमें ये हो सकता है कि किसी की खुशबू अलग हो, कलर अलग हो, इसलिए जो कंज्यूमर्स हैं उसको अलग अलग परचेस करते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। पर उसका जो कॉस्ट है, अगर मान लीजिए कि सिमिलर उसका प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट में एक का कॉस्ट 20 रुपीज़ है अगर पर के पर पीस, तो दूसरे का भी उसी के आसपास होना, 20 और 21 रुपीज़ हुआ तब तो वो बिकेगा। लेकिन अगर वो सिमिलर रेंज में या सिमिलर प्रोडक्ट जो हैं, सिमिलर मीन्स कि सेम क्वालिटी वाले, वैसे उसी इसमें अगर उनका प्राइस मान लीजिए 20 रुपीज़ एक का है और दूसरे का 30 रुपीज़ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइस ज़्यादा होने के कारण उस प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो कम हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर प्रॉफिट नहीं होगा। अगर क्योंकि कोई भी कंपनी यही ट्राई करती है कि जो जितना उसका प्रोडक्शन है मैक्सिमम उसकी सेल हो, है ना। क्योंकि अगर उसको रखेंगे हम, या गोडाउन का खर्च और उसके ऊपर उसका मेंटेनेंस जो भी है उसको संभाल के रखना, इसमें क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है। और कोई भी कॉस्ट अगर बढ़ जाएगी तो उसको कम करके अगर हम बेचेंगे तो लॉस में जाएंगे। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, और उसके नीचे अगर गया तो लॉस होता है और ऊपर गया तो प्रॉफिट होता है। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते। मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा, 1 रुपए की चीज को 2 रुपए में नहीं बेचा जा सकता। प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन ये इस तरह से होगा कि उसके कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा सेल करने की कोशिश की जाए। और इसी तरह से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द कंसेप्ट of increasing the value of a business in order to enhance the value of shares held by its stockholders. This may involve additional investment in intellectual property and strategic positioning, as well as attention to managing the risk profile of a business. जो नेम फेम वाली कंपनियां होती हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके ऊपर लोगों का फेथ होता है और उनके प्रोडक्ट्स को लोग
आंख मूंद कर खरीदते हैं। तो दिस इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। उन्होंने नेम फेम अर्न किया है, तो ये होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब देखते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में डिफरेंस क्या है। सो ये डिफरेंस है। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है डज नॉट टेक इनटू अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, and wealth maximization takes into account time wealth of money। अकाउंट टाइम वेल्थ ऑफ मनी मीन्स कि जैसे फॉर एग्जांपल कि 1 रुपी का आज जो वैल्यू है वो कल नहीं रहेगा, या आज से अगर 20 साल पहले की बात करें तो अगर मान लीजिए कि आपने कोई लैंड परचेज की थी 10,000 रुपीज़ में, तो उस लैंड की कीमत आज कितनी हो गई है, 10 लाख रुपीज़ हो गई होगी। ठीक है, तो ये है अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एंड इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स, बट wealth maximization takes into account of the risk factor। Profit maximization does not consider the effect of dividend policy on market price of shares, but wealth maximization takes into account the effect of dividend policy on market price of shares। Profit maximization does not differentiate between the short term and long term profit। वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जो होता है उसके लिए ही मैक्सिमम एफर्ट्स लगाए जाते हैं कि प्रॉफिट हमेशा लॉन्ग टर्म ही रहे। एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसर्न द डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। तो ये डिफरेंस था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जिसको मैंने बताया। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।